दृढ़ संकल्प की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी है। भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे, सदाचार की बारी है। भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे, सदाचार की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी है। जाग उठा है देश सारा, दृढ़ संकल्प की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी है। भ्रष्टाचार, काला धन, व्यवस्था परिवर्तन के महाअभियान को लेकर देश भर में अपने द्वितीय चरण की भारत स्वाभिमान यात्रा कर रहे स्वामी रामदेव जी महाराज इन दिनों उत्तर प्रदेश प्रांत के दौरे पर हैं। उत्तर प्रदेश के गांव-गांव और शहर-शहर की यात्रा को पूरी कर राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी महाराज पहुंचे गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर तहसील, जहां हजारों किसान स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने आए थे। यहां आए लोगों ने दीप प्रज्वलन कर सभा का शुभारंभ किया। मंच पर स्वामी जी महाराज को पुष्पगुच्छ, तलवार, स्मृति चिन्ह तथा शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। यहाँ के किसानों ने स्वामी जी को पगड़ी बांधकर आशीर्वाद प्राप्त किया। तदुपरांत इसी क्षेत्र के गायक नरदेव बेनीवाल ने स्वामी जी तथा भारत स्वाभिमान पर एक सुंदर रागिनी प्रस्तुत की। एक ओम वेद का मूल, और जब तक घट में प्राण है, हे नर तू ओम शब्द मत भूल जी। तो लिख दिया है, हे जन जन की रक्षा को ट्रस्ट, जन जन की रक्षा को ट्रस्ट भारत स्वाभिमान बनायो है। ये जो भारत स्वाभिमान ट्रस्ट है, अगर ये जन जन की रक्षा के लिए है तो एक तालियों से बता दीजिएगा ना। और जन जन की रक्षा को ट्रस्ट भारत स्वाभिमान बनायो है। और सुनिए साथियों, श्रद्धेय स्वामी रामदेव ने ये सो तो देश जगायो है। श्रद्धेय स्वामी रामदेव ने सो तो देश जगाया है। लिख दिया, शहीदों के सपनों का, शहीदों के सपनों का भारत निर्माण कराएंगे। शहीदों के सपनों का भारत निर्माण कराएंगे। स्वामी जी सब युवाओं को, स्वामी जी सब युवाओं को ऐसा पाठ पढ़ाएंगे। और सजनों, उन राम कृष्ण की मर्यादा को ये फिर जिंदा करवाएंगे। राम कृष्ण की मर्यादा को फिर जिंदा करवाएंगे। अरे वक्त आज कुर्बानी का है, हे रे। और वक्त आज कुर्बानी का ये फिर संदेश लायो है। श्रद्धेय स्वामी रामदेव ने सोता देश जगायो है। श्रद्धेय स्वामी रामदेव ने सोता देश जगायो है। तदुपरांत सभा में आए किसानों को संबोधित करते हुए स्वामी जी महाराज ने कहा, सबके भीतर खूब उत्साह है। एक नए भारत का सपना अपने हृदयों में सजो करके आप अपने अपने घरों से, अपने गांवों से चल करके यहां पहुंचे। और दिवाली की भी और
कई और पवित्र दिन आगे आने वाले हैं। सभी पवित्र दिनों की शुभकामनाएं, बधाई देते हुए सच्ची धनतेरस और सच्ची दीपावली तो हमारे जीवन में तब आएगी जब हमारे देश में से भ्रष्टाचार मिट जाएगा और लूटा हुआ करीब 400 लाख करोड़ रुपए वापस मिल जाएगा। उस दिन निर्धन लोग भी धनतेरस मना सकेंगे। अब तो सारे देश की शक्ति 1% लोगों के पास ही केंद्रित है। दिवाली पर लक्ष्मी पूजा भी करते हैं। हम भी छोटे थे तब देखा करते थे कि घर में एक फोटो रख लेते, फिर उसके आगे कुछ पूजा पाठ कर लेते और प्रार्थना कर लें कि धन आ जाएगा। धन तो 400 लाख करोड़ रुपए बेईमान लोगों ने लूट लिया। हम तो खाली फोटो की पूजा कर रहे हैं, धन धुन कुछ ना। अब फोटो की पूजा करते हुए तो बहुत दिन हो गए, चाहे 1 साल लगे, चाहे 2 साल लगे, चाहे 5 साल लगे, चाहे 10 साल लगे। इस भारतवर्ष के 121 करोड़ लोगों को दुनिया में सबसे अधिक धनवान हमें बनाना है। तब हमें धनतेरस को मनाना है, तब दीपावली को मनाना है। मैं आजकल एक बात कहता हूं, 7 आश्चर्यों के बारे में आपने बहुत सुना होगा। अंग्रेजी में उसको 7 वंडर्स बोलते हैं, दुनिया की 7 अजूबी चीजें। अब इन 7 वंडर्स में 3 वंडर्स की बात मैं आजकल करता हूं कि भारत दुनिया का सबसे धनवान देश। जरा गौर से सुनना इस बात को। हमारे सभी भाई बहन, पिता तुल्य सभी बुजुर्ग और श्रद्धामयी माता, आप लोग गांव से जरूर आते हो। कुछ लोग गांव के लोगों को अनपढ़ गंवार समझते, बेवकूफ समझते। मैं कहता हूं भाई, गांव के लोग कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, अनपढ़ भी हो सकते हैं, लेकिन गांव के लोग बेवकूफ नहीं है, गंवार नहीं है। और ये देश उठेगा तो गांव से ही उठेगा, और देश जगेगा तो गांव से ही जगेगा। भारत की आत्मा गांव में बसती है, और हम सब भारतवासी गांववासी ही थे। आज जितने भी लोग बड़े बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में, महलों में क्यों न रहते हो, उन सबके भी बड़े बुजुर्ग गांव में ही रहा करते थे। भाई बहनों, आज आपसे बहुत गंभीर बात करनी है, बहुत छोटी छोटी बातें, क्योंकि आज जेवर वालों के माध्यम से मैं देश वालों के साथ भी बात कर रहा हूं। बात तो हमें आज पूरे हिंदुस्तान की करनी है, बात हर इंसान की करनी है। और छोटी छोटी बातें, और उनके पीछे कितना बड़ा सच, और वो सच हमें पता नहीं था, इसलिए हम लुटे, हमारा देश लुटा। जरा गौर से सुनना, मैं 3 आश्चर्यों की, 3 अजूबों की बात कर रहा हूं। भारत देश दुनिया का सबसे धनवान देश। जैसे अपने घर के बारे में हमको पता, अपने खेत के बारे में पता है कि इतने अपने घर में मकान है, इतने कमरे हैं, हमारा इतना खेत है, इतने एकड़ जमीन है। सबको पता है। जमींदारों को अपना घर का खेत का पता है कि नहीं पता? पता है सबको, इसमें कौन सी पूछने की बात। तो जैसे अपने घर और अपने खेत के बारे में हमको पता है, ऐसे अपने देश के बारे में भी पता होना चाहिए। अपना देश कितना बड़ा? अपना देश बड़ा है 33 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है लगभग बोलो? 33 लाख वर्ग किलोमीटर। हम लोग कुएं के मेंढक, अपने गांव में रहते, अपने घरों में रहते, अपने शहर में रहते, उससे आगे देख ही नहीं पाते। पूरे देश के बारे में देखो, पूरे देश के बारे में सोचो, और सोचो कि मेरा देश क्या है, मेरे देश की ताकत क्या है, और मेरे देश को कैसे मुझे बचाना है। अपने घर में यदि कोई चोरी होती है, कोई बर्बादी होती है, तो घर को हम बचाते हैं। अपने खेत से कोई फसल काट के ले जाए, या खेत पर कोई दूसरा कब्जा कर ले, तो उसकी हम रक्षा करते हैं, क्योंकि वो हमारा। ऐसे इस देश के बारे में सोचो और उसको बचाओ, क्योंकि वो हमारा है। 33 लाख वर्ग किलोमीटर का देश, और इसमें जमीन के नीचे जिसको कोयला बोला जाता है, जिसको लोहा बोला जाता है, सोना, चांदी, कोयला, हीरा, ऐसे 89 प्रकार की इसके अंदर भू संपदाएं हैं। अंग्रेजी में उसको मिनरल्स बोलते हैं। 89 प्रकार के इसके अंदर मिनरल्स से भू संपदाएं हैं। और वो कितने पैसे की हैं? उसमें लोहा, कोयला, सोना, चांदी, हीरे, तेल, गैस, पेट्रोल, एल्युमिनियम से लेकर के 89 प्रकार की चीजें हैं। और उस कुछ तो बेशकीमती चीजें, एक छोटी छोटी चीज की कीमत लाखों नहीं करोड़ों रुपए में। और कितने रुपए की है वो? वह कोयला कोई भी निकालेगा उसका तुरंत पैसा मिलेगा, लोहा कोई भी निकालेगा उसका तुरंत पैसा मिलेगा, तेल निकाल लो, गैस निकाल लो, उसका तुरंत पैसा मिलेगा। तो अपने देश में कितने पैसे की है सारी चीजें? ये है 20,000 लाख करोड़ रुपए की। जरा बोलियो कितने की है? ये सबको बोलना, 20,000 लाख करोड़। ये इतना पैसा अपने तो दिमाग में कैलकुलेटर फेल हो जाता है। 20,000 करोड़ नहीं, 20 लाख करोड़ नहीं, 20,000 लाख
करोड़। ये साहब इतना पैसा है, हमको ऐसा लगता है अपना देश गरीब है। कौन कहता भारत देश गरीब है? दुनिया का सबसे धनवान, दुनिया का सबसे बलवान, दुनिया का सबसे चरित्रवान, दुनिया का सबसे युवा देश, दुनिया का सबसे महान देश है भारत देश, और उसमें हमने जन्म लिया है। गौरव होना चाहिए। अपने देश के बारे में अपने को पता ही नहीं है। तो मैं बात कर रहा था, पहला आश्चर्य, भारत दुनिया का सबसे अमीर देश। आश्चर्य किस बात का? फिर भारतीय गरीब। भारत दुनिया का सबसे अमीर देश, लेकिन भारतीय सबसे गरीब। यह आश्चर्य है। दुनिया का सबसे अमीर देश भारत, और दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब भारत। आज मैंने अचानक से टीवी खोल लिया, उसमें एक तरफ एक बेटा, एक तरफ एक मां, वो बैल की जगह जुत रहे। बिहार के एक जिले का एक टीवी चैनल वाला दिखा रहा था सीन, कटिहार जिले का। एक तरफ मां, एक तरफ उसका बेटा, और पीछे जो हल जोतने वाली उसकी बेटी। बैल की जगह आदमी जुत रहे। ठीक है भाई, 1 या 2% हिंदुस्तान में अमीर लोग हैं, बाकी 98 से 99% तो अपना रोटी पानी का जुगाड़ मुश्किल से कर रहे हैं। सारी देश की संपत्ति 1 से 2% लोगों के पास केंद्रित हो गई है, और देश दरिद्र हुआ जा रहा है। यह सबसे बड़ा आश्चर्य, बड़ी हैरत, यह सबसे बड़ा अजूबा। दूसरा, इसी देश का मार्च महीने का और पूरी दुनिया के देशों का मैंने महंगाई का रेट निकलवाया। इन्फ्लेशन उसको अंग्रेजी में बोलते हैं। ये महंगाई क्या? भारत सरकार गैस, डीजल, पेट्रोल जो अपने यहां से निकालती है, बाहर से खरीदती है, इसको 30 रुपए के आसपास पड़ता है। सफाई करा करके 35 रुपए का। अब 35 रुपए का जो इसको पेट्रोल पड़ता है भारत सरकार को, बेचती है कितने में? 70 में, कहीं 72 में, कहीं 74 में। सारे देश की लिस्ट है मेरे पास में, कौन से शहर में कितने रुपए का पेट्रोल मिलता है, और दुनिया में किस देश में कितने का मिलता है। मार्च महीने का आंकड़ा मेरे पास में है, क्योंकि कैलकुलेट करने में भी टाइम लग जाता है। अलग अलग देशों में कहीं 35, कहीं अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में अपने से बहुत सस्ता पेट्रोल मिलता है। चीन में, जापान में, क्या नाम है, अमेरिका में, ब्रिटेन में बहुत सस्ते में, और अपने यहां महंगे में। तो देश में चीजें हैं सस्ती, लेकिन बाजार में महंगाई है। और तीसरा एक बहुत बड़ा अजूबा, आश्चर्य, दुनिया का सबसे गरीब देश अमेरिका, उसके ऊपर कर्ज है 1055 लाख करोड़ रुपए का। कितने का बोला? 667 लाख करोड़ रुपए का तो विदेशी कर्ज, अंग्रेजी में उसको एक्सटर्नल डेट बोलते हैं। कितना बताया? जोर से बोलियो तो सही। 667 लाख करोड़ का तो विदेशी, और देश के अंदर का 388 लाख करोड़ रुपए का 1055 लाख करोड़ का कर्ज है। कितना है अमेरिका के ऊपर कुल? 1055 लाख करोड़। तुम लोगों को संख्या भी ठीक से नहीं बोलने आती है। हाँ? कोई 1000 करोड़ का बोल देता है, कोई 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ नहीं, 1000 करोड़ नहीं, 1000 लाख करोड़। ये जो है, बोले बाबा ये इतनी बड़ी संख्या नहीं आती। 10 पीढ़ियां भी अमेरिका की उसके कर्ज को नहीं उतार सकती। कितनी? 10 पीढ़ियां भी। और फिर भी डॉलर सबसे ऊपर। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था किस में चल रही है? डॉलर में। $2 यहां लाओ, करेंसी एक्सचेंज करो, बदलो तो 100 हो जाते हैं। उनके 2, हमारे यहां 100, और हमारे 100, उनके यहां 2। ये जीडीपी विकास दर बढ़ गई, विकास दर बढ़ गई। गांव वाले से भाई अपने ना अपना खेत बढ़ा, ना अपना गांव बढ़ा, ना अपना घर बढ़े, ना अपने बच्चे पढ़े। बच्चे पढ़ रहे हैं तो सारी कमाई पढ़ाई और दवाई में जाती है। थोड़ी बहुत बच जाए उसकी बीड़ी बड़ी पी ले। हाँ, खर्चा 3 ही जगह का तो है, दवाई का, पढ़ाई का और बीड़ी बाड़ी का। इसमें 3 में पूरे हो ले अपन तो।
बाकी थोड़े बहुत बच जाए तो कहीं 2-4-10 साल में ईंट आंट लगा लें थोड़ी घनी, नहीं तो बस इसी में पूरे हो ले। दवाई, पढ़ाई और दारू, दवा, दारू, पढ़ाई, इस 3 में निपट जाते हैं। भाई देखो, ये ठीक है कि सबके लिए दवाई और सबके लिए पढ़ाई फ्री होनी चाहिए, और ऐसा हम भारत बनाएंगे चाहे 5 साल लगे चाहे 10 साल लगे, जहां दवाई और पढ़ाई सबके लिए मुफ्त हो और एक जैसी होनी चाहिए। तो भाई एक संकल्प आज ये भी लेके जाओ, देश तो सुधारना है अपने को, लेकिन देश सुधारने से पहले खुद को सुधारना है, ये भी संकल्प लो। ये तो अपना आप करना है काम। अरे भाई कोई बात नहीं, आप आदत पड़ गई थी, सीख लिया था, किसी ने सिखा दिया था। अच्छा देखो, एक चीज बताता हूं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। ये जो बीड़ी, सिगरेट, शराब ने एक बार पीने की आदत पड़ जाए ना, फिर तलब उठती है, इसकी आदत पड़ जाती है, उसके बिना रहा नहीं जाता। तो भाई एक काम तो यो करो, जो बचे हुए हैं वो कभी भी इसका हाथ मत लगाना, प्रयत्न पूर्वक बचो। एक बार भी नशा नहीं करना, क्योंकि एक बार हो गया ना तो उसमें से बाहर नहीं निकल पाते। और भाई बहनों, यदि किसी को तलब पड़ गई हो, आदत पड़ गई हो, इसकी लत पड़ गई हो, तो भाई एक बार हिम्मत करके ना, साहस करके, एक बार तो जोर पड़ेगा थोड़ा सा, एक बार तो आपको मन पक्का करना पड़ेगा, एक दृढ़ संकल्प कर लो, प्रतिज्ञा कर लो, प्रण कर लो कि बस अब मुझे नहीं पीना। कोई बड़ी बात नहीं, हमारे बापू पिया करते थे, बीड़ी पिया करते थे, हुक्का पिया करते थे। हम छोटे बालक थे उस समय, हमने उपवास कर दिया। माता पिता को तो बच्चे पर दया आती है, बोले बेटा तो रोटी खा ले। मैंने कहा बापू आप जब तक आप छोड़ोगे नहीं ये हुक्का, छोड़ोगे नहीं ये बीड़ी, तब तक हम रोटी नहीं खाएंगे। वो दिन था और आज का दिन, अभी भी जिस पिता ने की वजह से मैं दुनिया में हूं, जिसने जन्म दिया वो जिंदा है, वो दिन था और आज का दिन है। उस दिन के बाद कभी उन्होंने नहीं पी। मैं आप पिता तुल्य सब बुजुर्गों से कहूंगा, भाई एक बार थोड़ा मन में हौसला रखने की जरूरत है, छोड़ दो, इसमें क्या है। आप में से बहुत से बुजुर्गों ने तो पहले ही छोड़ दी होगी, और भाई बाकी आज मेरी झोली में डाल दी। हाँ? बोलो कितना बाबा दे रहे हो भाई? हाँ? कितने हाथ तो उठाओ, मुझे पता तो लगे। हाँ? जो आज मुझे अपना बीड़ी, हुक्का, कोई भी नशा जो देंगे, दोनों हाथ तो उठाइयो। पीछे वाले हाथ घने उठा रहे हैं, सामने वाले पीते ही नहीं क्या? अच्छी बात है, सामने वाले बोल रहे बाबा पीते ही नहीं, तो एक बार जोरदार तालियां भाई जिसने छोड़ दिया है। अच्छा कुछ कह रहे बाबा छोड़ तो देंगे, हाथ मत उठाओ, शर्मा हुआ हाथ उठाने। कोई बात नहीं, ये छोड़ दो, ये भी काम करना। भाई बहनों, मैं आपसे बात ही कर रहा था, अपने देश में बहुत गरीबी है, उसका कुछ कारण हम हैं। हम थोड़ी थोड़ी बचत करें तो अपने पास में बहुत पैसा बच जाएगा। बचत करो, जितना हो सके बचत करो, जितनी बचत ज्यादा होगी उतना ही इंसान के पास और हिंदुस्तान के पास धन ज्यादा होगा। चलो अगली बात मैं आपसे करता हूं। किसी भी देश की 3 बड़ी ताकत होती हैं, एक कृषि, दूसरा उद्योग और तीसरी सेवाएं। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, इन 3 को ही जो है को माप करके किसी भी देश की ये जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है। तो ये 400 लाख रुपए जब खेती में लगेगा, अब खेती में जब पैसा लगेगा, देखो आज हमारे हिंदुस्तान में जो हम खेती कर रहे हैं, 50% जमीन पर तो खेती हो ही नहीं पाती है, या तो बाढ़ या सूखे कारण से पूरी खेती नहीं होती है। 50% जमीन पर ही खेती कर पाते हैं, और जिस पर खेती करते हैं औसत उसको गिना जाता है। एक जमींदार पूरी उपज ले लेता, उसकी बात नहीं है। सारे हिंदुस्तान की उपज कितनी है? तो 30% ही अपनी जमीन से हम पैदावार ले पा रहे, 70% ले नहीं पा रहे। 30% पैदावार ले पा रहे, 50% जमीन पर पैदावार नहीं ले पा रहे। यदि हमारे जल प्रबंधन ठीक कर लिया जाए, बिजली की व्यवस्था ठीक हो, पानी की व्यवस्था ठीक हो, बीज की व्यवस्था ठीक हो, खाद की व्यवस्था ठीक हो, और पूरा उत्पादन, पूरा प्रोडक्शन, पूरी फसल ली जाए, जो भी 4-4 महीने के अंतर से 3 फसलें ले सकते हैं हम अपने खेत के अंदर, तो यदि पूरी फसलें ली जाएं, अलग अलग तरह की फसलें ली जाएं, तो भारत में अब से हम कई गुना ज्यादा, माने करीब 100 लाख करोड़ रुपए तो हम अपनी खेती से उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो खेती में और इंडस्ट्री में, उद्योगों में
और सर्विसेज में, इन तीनों में 400 लाख करोड़ पैसा लगाया जाए तो अपना देश आगे बढ़ेगा कि नहीं, बोलो बढ़ेगा। तो हमारा जो जीडीपी है वो हमारा 400 लाख करोड़ उसमें ऐड हो गया। फिर वो अब जो विकास दर है हमारी 10% है। अमेरिका और यूरोप की तो 2-2.5% इसे आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको जो सड़कें बनानी थी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनानी थी, वो बना चुके हैं सब। सुनो जरा, जिस दिन भारत में 400 लाख करोड़ रुपए का काला धन आएगा, उस दिन पहले हमारी 202 लाख करोड़ रुपए की 400 लाख करोड़ रुपए हो गया 602 लाख करोड़ रुपए, और इसमें फिर हमारी अब से कम दुगनी जो है विकास दर हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास में दुगना इन्वेस्टमेंट और आ जाएगा। तो हमारा देश ऐसे आगे बढ़ेगा कि 1-2 वर्षों में तो हम जो है जापान को माफ कर देंगे। जापान और क्या नाम है चीन को तो हम आगे, इससे तो आगे बढ़ जाएंगे। 2 वर्षों के भीतर तो हम अमेरिका से भी आगे निकल जाएंगे। जिस दिन ये काला धन आ गया, 2-3 वर्षों में भारत विश्व की सबसे बड़ी वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा। इसको बोलते हैं आर्थिक महाशक्ति बनना। यदि ये काला धन आता है तो 1-2 वर्ष के भीतर भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाता है। इतनी बड़ी बात है। तो ये काला धन कोई छोटा मुद्दा नहीं। भाई बहनों, एक बात अब पूरे देश में हो गई, कोई भी व्यक्ति, चाहे खुद बेईमान क्यों ना हो, चाहे उसी का काला धन क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति काले धन के समर्थन में नहीं बोल सकता। कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार के समर्थन में नहीं बोल सकता। हर व्यक्ति काले धन और भ्रष्टाचार के विरोध में बोलेगा। हर व्यक्ति भ्रष्ट व्यवस्था के विरोध में बोलेगा। लेकिन बात एक ये आती है, ये आएगा कैसे, इसका प्रोसीजर क्या होगा। मैंने बहुत सोचने के बाद एक स्वरूप बनाया, एक रूपरेखा तय की, एक प्रोसीजर तय किया, एक प्रक्रिया कि कैसे वापस आएगा। तो इसके बारे में 5 बातें हैं, जरा सुनना। सबसे पहले, विदेशों में जमा काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करना, क्योंकि जिन लोगों ने भी बाहर पैसा जमा कराया है ये उनका हक नहीं, ये देश को 121 करोड़ लोगों का हक है, इसलिए इसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित होना ही चाहिए। एक तो ये बात। दूसरी बात, अब ये वापस लाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। वापस लाने के लिए इसका फिजिकल टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, जो भी लोग बाहर पैसा जमा कराने गए अब उसका पता लगाया जाए। इसके लिए 2 तरीके हो सकते हैं। जब भी कोई विदेश जाता है, आप में से तो बहुत कम लोग विदेश में गए होंगे, बोला बाबा यहां तो देश ही नहीं घूमे, विदेश जाने की कहां वो औकात है हमारी, है? वहां तो टिकट ही लगे 50,000 लाख रुपए का, तो और फिर वहां रहने के जो है वो कमरे अपने तो कोई रिश्तेदार भी नहीं जाएंगे किसके पास वहां। मैं तो आपसे एक बात और कहता हूं, विदेशों में कुछ लोग सोचते हैं बड़े सुंदर देश होंगे, दुनिया हमने देखी नहीं, है? घने बुजुर्ग हो जाते हैं, बोले बाबा देश दुनिया हमने तो देखी नहीं, बस घर में ही उम्र कट गई हमारी, तो घर और खेत सबसे बढ़िया अपना, और घूमना भी हो तो अपना हिंदुस्तान सबसे बढ़िया है। लगभग पूरी दुनिया घूम करके हम आए हैं और आपसे कह रहे हैं भारत से अच्छा दुनिया में कोई देश ही नहीं है, भारत से सुंदर कोई देश नहीं है। इसलिए घूमना हो तो अपने हिमालय में घूम लो, अपने तीर्थों में घूम लो, अपने हिंदुस्तान में घूम लो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, दुनिया का सबसे अच्छा देश भारत है। और जो भारत में पैदा हुआ है वो इंसान भी अच्छा है। सबसे अच्छा हिंदुस्तान और सबसे अच्छा इंसान भी हिंदुस्तान का ही है। जो बहुत पुण्य आत्माएं होती हैं उन्हीं का भारतवर्ष में जन्म होता है, बाकी तो भगवान इधर उधर फेंक फांक देता है। तो जो भी लोग विदेशों में गए हैं उनका पता लगाया जाए वो किस उद्देश्य से गए हैं, क्या काम से गए, उसका ब्यौरा दें। और ये अभी भी यहां रहकर के, हिंदुस्तान में रहकर के विदेशों में अपने खाते चलाते रहते हैं, उसको जितना भी बातचीत होती है, चाहे वो ईमेल के थ्रू हम संपर्क करते हैं, चाहे एसएमएस के थ्रू संपर्क करते हैं, चाहे फोन से हम संपर्क करते हैं, कोई भी संपर्क करते हैं, कोई किसी भी नेटवर्क के माध्यम से, तो ये सूचनाएं जाने के लिए गेटवेज बने होते हैं। उसके लिए जो है उनको बोलते हैं इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल गेटवेज। उसके ऊपर टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाया जा सकता है, दूतावासों से और जो है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से पता लगाया जा सकता है। एक तो ये पक्ष। दूसरा, अभी जरा 2 बातें मैं बहुत गंभीर कह रहा हूं और इसके ऊपर अब बहुत बड़ा घमासान होने वाला है भारत की राजनीति में, जरा सुनना। और जो इन 2 बातों का समर्थन नहीं करता, समझ लेना सबसे पहला वही बेईमान है। जरा सुनना क्या है। शपथ पूर्वक मैं 2 दिनों से एक लेटर तैयार कर रहा था, वो लेटर अभी
मैं वहां दिल्ली से भी जब चला तो यहां लिखता लिखता आया था, वो लेटर तैयार हो गया है, मैंने प्रधानमंत्री के नाम चिट्ठी लिखी और प्रधानमंत्री के साथ साथ ये सभी दलों को भी लिख रहे हैं। जो इन 3 मुद्दों पर समर्थन नहीं करता, समझ लेना वही बेईमान है और उसको पहचान कर लेनी है और हिंदुस्तान के लोगों को उसको वैसे ही सबक सिखाना है जैसे लीबिया के अंदर गद्दाफी को लोगों ने सबक सिखाया है। अरे लीबिया के उस तानाशाह ने तो, कोई कहते हैं उसने उसका पूरा हिसाब किताब मैंने अभी निकाला तो लीबिया का जो वो तानाशाह है उसने कहते हैं 27,000 करोड़ रुपए का करीब जो है 1400 क्विंटल तो सोना था उसके पास। कितना बताया? 1400 क्विंटल। जरा फिर से बोलियो, पता लगा कितना है? ये माताओं के पास तो 14 तोड़ा भी नहीं होगा। बोले बाबा 14 तोड़ा कहां से, अब तो सोना बहुत ही महंगा हो गया। 1400 क्विंटल तो सोना, 10 लाख करोड़ रुपए, 10 करोड़ नहीं, 10,000 करोड़ नहीं, कितना? 10 लाख करोड़ रुपए उसने लूटा उस देश से। अच्छा, उसकी जो जीडीपी उस देश की वो है 5.5 लाख करोड़, 5,52,850 लाख करोड़। जितना पूरे देश में पैसा, उससे डबल पैसा किसके पास? उस अकेले बेईमान के पास। इसको बोलते हैं लुटेरा। तो मैंने जिस दिन गद्दाफी मरा उस दिन कहा था, अरे मैंने कहा एक गद्दाफी मर गया, हिंदुस्तान में तो सैकड़ों गद्दाफी हैं, अब उनको माफ नहीं करना, उनको भी बेनकाब करना है। जरा इसका तरीका क्या होगा वो सुन लो जरा। अब वो तरीका सुन लो, जो इस पर सहमति व्यक्त नहीं करेगा ना वो समझ लो वही गद्दाफी है। मैंने बड़े जो सीनियर लोग हैं कानून के जानने वाले, जजेज और सीनियर एडवोकेट्स, उनसे पूछ करके इस एक वाक्य तैयार किया है और वो वाक्य ये है और वो एक दर्शन ये है, फिलॉसफी ये है, वो प्रक्रिया ये है, प्रोसीजर ये है। जितने ये काला धन, ये पैसा किन किन लोगों ने लूटा है, क्या संभावना है बोलो? सबसे पहला नंबर, सबसे पहला नंबर, सबको तो नहीं कह सकते, बेईमान नेता एक, दूसरे नंबर पर बेईमान अधिकारी और तीसरे नंबर पर बेईमान व्यापारी। 3 ही बड़े लोग हैं। इसमें जो अच्छे नेता हैं, अच्छे अधिकारी हैं, अच्छे व्यापारी हैं, वो तो हमारे हिंदुस्तान की बहुत बड़ी ताकत है, उन्हीं से ये हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। वो हमारी बात का बुरा नहीं मानना। जो भी लोग विधानसभा और लोकसभा के सदस्य रहे हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे, विधानसभा और लोकसभा का जो भी सदस्य रहा आजादी के 64 वर्षों में, जो उपलब्ध है उनका ऐसे होगा। फिर दूसरे बाकी जो अभी इस समय नहीं है वो दूसरे नंबर में आ जाएंगे। जरा सुन लो, एक्टिव पॉलिटिक्स में जो क्लास 1 ऑफिसर रहे हैं और 5 करोड़ से ज्यादा जिनके पास में प्रॉपर्टी है, ये तीनों लोग शपथ पूर्वक एक पत्र लिखें कि उनका किस देश में खाता है, देश और विदेश में उनके खाते क्या हैं और उनमें कितने पैसे जमा हैं और उनकी चल अचल संपत्ति क्या है। जो उसमें शपथ पत्र में लिख दिया जाएगा उसको फिर सुप्रीम कोर्ट भी मान्य मानता है। सरकार का एक शपथ पत्र देने के लिए एक अधिकारी होता है, उसकी एक पात्रता होती है। तो किसी भी योग्य अधिकारी के पास में से शपथ पत्र वहां से लेकर के और वो सरकार को भेज दे कि मेरे पास में देश विदेश में इतना पैसा है, इसके अलावा जो भी मिलेगा वो सब सरकार का हो जाएगा। एक बात, ये कानून प्रक्रिया है। दूसरा, भारत की संसद एक प्रस्ताव पारित कर दे, भारत की संसद एक प्रस्ताव पारित कर दे कि विधानसभा और लोकसभा के जो भी सदस्य रहे हैं या हैं तथा जो भी क्लास 1 ऑफिसर थे या हैं, और तीसरा 5 करोड़ से ज्यादा जिनके पास भी प्रॉपर्टी, उन सबके खिलाफ करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज होगा और दुनिया के इन सभी 204 देशों से सूचना मांगी जाएगी कि इनका किस किस देश में कितना कितना पैसा है। तो ये आपको एक कानूनन बात बता रहा हूं, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत यदि कोई केस दर्ज होता है तो वो देश उसको जानकारी देगा। अभी तक हमारे देश में एक बहुत बड़ा झूठ क्या बोला जा रहा है, बोला हम ट्रीटी कर रहे हैं, ट्रीटी के नाम पर चीटिंग हो रही है देश के साथ, संधियों के नाम पर देश के साथ धोखा और विश्वासघात हो रहा है। भाई एक प्रस्ताव करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज करके जानकारी मंगवा लो। कुछ लोग, मैंने भी बहुत पढ़ा है इसके बारे में, 5 साल से
मैं इस अर्थशास्त्र के बारे में गंभीरता से अध्ययन कर रहा हूं, प्रामाणिकता के साथ, बहुत डीपली। किसी से भी पूछो काला धन कहां है तो सबसे पहला क्या नाम आता है आपकी जुबान पर, बोलो स्विस बैंक। स्विस बैंक तो अब खाली हो ली है, और मैं तो खाली अब मलाई मलाई बाहर निकल गई, छछ बाकी है। अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने, गवर्नमेंट के बैंक ने कहा कि हमारे पास तो खाली 15,000 करोड़ रुपए है। कितना? 15,000 करोड़। कहां चला गया सारा? आपने सुना होगा 4 जून की घटना के बाद ही करीब 15 से 20 लाख करोड़ रुपए स्विस बैंकों से निकल गया। ये तो सारे बैंक अब खाली हो रहे हैं, कमजोर कमजोर देश। तो कमजोर कमजोर देशों से निकल के सारा पैसा शिफ्ट हो रहा है। कहां जा रहा है? अमेरिका और ब्रिटेन। अब सबसे ज्यादा ये बेईमान लोगों का पैसा कहां जमा है, बोलो? अमेरिका और ब्रिटेन। अमेरिका का डेलावियर और कुछ दूसरे ऐसे उसने देश के अंदर ही टैक्स हेवन बना रखे हैं, और ब्रिटेन ने भी केमन आइलैंड से लेकर के तमाम जगहों। तो ये मेरे पास में एक चिट्ठी है, देखो ये रही। ये चिट्ठी मेरी बनाई हुई नहीं है। इस चिट्ठी के ऊपर 25 एमपीज के सिग्नेचर, 25 एमपीज के सिग्नेचर, अमेरिका के प्रेसिडेंट के नाम लिखी हुई चिट्ठी है। इसमें अमेरिका के अंदर 10.6 ट्रिलियन डॉलर एफडीआई के नाम से जमा है। और जरा गौर से सुनना, अकेला डेलावियर, वहां की तो एक जो है एक भी अक्षर वहां की सूचना बाहर नहीं जाती है। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इकोनॉमिक सीक्रेसी लॉज। धन को छुपाने के लिए कुछ कानून बना रखे हैं, उनके तहत ये पैसा जमा है। वो कहते हैं कि भाई यदि ये पैसा निकालिए, ये करीब है 500 और एक 600, 625 लाख करोड़ रुपए, माने 600 से 700 लाख करोड़ रुपए के बीच ये पैसा जमा है। करीब करीब जितना उसके ऊपर विदेशी कर्ज उतना ही है। तो बोले यदि ये पैसा निकाल के तो हमारी तो अर्थव्यवस्था टूट जाएगी, हम तो दरिद्र हो जाएंगे, दिवालिया हो जाएगा अमेरिका। तो बोले ये पैसा किसी भी कीमत पर बाहर नहीं जाना चाहिए, इसके लिए हमारे जो कानून है उसको हम नहीं चेंज कर सकते। तो सुनना जरा, ये सारा पैसा स्ट्रॉन्ग एंड सेफ टैक्स हेवन हो गए हैं अमेरिका और ब्रिटेन, यहां चला गया ये पैसा। अमेरिका को भी, ब्रिटेन को भी, दुनिया के किसी भी देश को यदि हम करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज करके कि इन व्यक्ति, इनके परिवारों, इनके ट्रस्टों के नाम कितने पैसे हैं वो दे दिए जाए, तो सारा पैसा पता लग जाएगा और सारा पैसा हिंदुस्तान में वापस आ जाएगा। खाली एक संसद को प्रस्ताव पारित करने की जरूरत है। तो मैं आप सबसे पहले पूछता हूं, क्या संसद को ऐसा प्रस्ताव पारित करके इनके खिलाफ केस दर्ज करके जिनका है उनका आ जाएगा, जिनका नहीं है उनको तो बहुत बड़ा चरित्र प्रमाण पत्र मिल जाएगा कि भाई इन लोगों का विदेश में कहीं काला धन नहीं। जो इसका मतलब इस प्रस्ताव का विरोध करता है उसमें कुछ दाल में काला नहीं है, तो आपको तो एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपका नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं होगा, देश को पता लग जाएगा। इसका मतलब आपने देश के साथ धोखा, देश के साथ बेईमानी नहीं की। तो बोलो ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए कि नहीं संसद में? दोनों हाथ उठा करके तो बताओ। बोलो बाबा ये काम तो हो जाए तो हम तो इंतजार कर रहे हैं। 3 प्रोसीजर पहले बता दिए, अब 2 प्रोसीजर और है। एक, मॉरिशस रूट से जो पैसा है उसका रूट का पता लगे, वहां से भी लूट का पैसा आया है वापस। और जितने भी ये विदेशी बैंक हिंदुस्तान में खुले हुए हैं, जरा इस बात को गौर से सुनना, जितने भी विदेशी बैंक हिंदुस्तान में खुले हैं उनके बारे में जानकारी उपलब्ध ही नहीं करवाई जाती है। तो ये 5 काम यदि हो जाते हैं तो हिंदुस्तान का ये सारा 400 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान में आ जाएगा। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए देश में बहुत आवाजें उठ रही हैं, लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार यदि पूरी तरह से खत्म करना है तो हिंदुस्तान में 3 काम करने पड़ेंगे। एक काम तो ये करना पड़ेगा, जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो स्थापित हमारी कानून व्यवस्था, उसको ठीक करना पड़ेगा। 33 लाख लोग अब देश में न्याय देने का काम करते हैं। कितने लोग बताए मैंने? 33 लाख लोग इस देश के अंदर, माने जुडिशरी से लेकर के, पुलिस से लेकर के, रेवेन्यू ऑफिसर से लेकर के, जहां भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंटों में आप जाते हो वहीं से आपको न्याय मिलता है। आपके साथ अन्याय होता है, आप रोज देखते हो, उसको ठीक करने की जरूरत है। 33 लाख लोग, कितने बताए मैंने? उसको कठोर करने की जरूरत है, मजबूत करने की जरूरत है, उसको पारदर्शी बनाने की जरूरत है, उसको और ज्यादा जवाबदेह, प्रभावशाली, उसको और ज्यादा रेस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल बनाने की जरूरत है, उसको इफेक्टिव करने की जरूरत है, जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम है। फिर एक बात आ रही है कि जन लोकपाल बन जाए तो बड़े लोगों का भ्रष्टाचार उससे ठीक हो जाएगा। और एक, आर्थिक नीतियों में परिवर्तन। और तीसरी जो चीज है वह है इस देश के अंदर व्यवस्थाओं की गड़बड़ी। देखो, चपरासी का वेतन, अध्यापक का वेतन,
लेक्चरर प्रोफेसर का, एमएलए एमपी का, सबका वेतन इतना है कि उनका घर परिवार खूब मौज मस्ती से आराम से जी रहा है। किसान के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिए क्या करें? तो हमने इसके लिए प्रस्ताव दिया सरकार को, एक राष्ट्रीय किसान आय आयोग बनाओ। इससे क्या होगा? यदि किसान 1 लाख रुपए की पैदावार करता है तो 1 लाख रुपए का उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए, चाहे वो उसको खेती को बेचे या अपने घर में रखे। जितना किसान पैदावार करता है, जितने रुपए की, 1 लाख रुपए की मान लीजिए उसने खेत में पैदावार की, तो 1 लाख रुपए का उसको जिस दिन कंपनसेशन मिलने लग जाएगा, हिंदुस्तान में एक भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा और वो धनवान हो जाएगा, वो भी अमीर हो जाएगा, उसके घर में खुशहाली आ जाएगी। और कोई दूसरा उपाय नहीं। किसान का यदि गन्ने का मूल्य बढ़ा दो, दाल का मूल्य बढ़ा दो, आप गेहूं का, चावल का मूल्य बढ़ा दो, तो लोग कहते हैं महंगाई बढ़ गई, गरीब आदमी कैसे खाएगा। और जो है उसका मूल्य नहीं बढ़ता तो किसान रोता है, वो कैसे बचेगा, वो मरा जा रहा है। तो ये एक राष्ट्रीय किसान आय आयोग, माने जितना और ये पूरी दुनिया में होता है। ऐसा नहीं कि मैं भारत के लिए कोई नई बात बता रहा हूं। फिर समान शिक्षा, समान चिकित्सा की बात, और चुनाव सुधार, राष्ट्रीय प्रबंधन नीति, और ये जो काले कानून, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट जिसको आप भोग रहे हो, 1894 का बना हुआ अंग्रेजों के वक्त के, ऐसे 34,735 कानून है, जिसका एक परिणाम पूरे टप्पल से लेकर के, नोएडा से लेकर के और मथुरा तक और आगरा तक के किसान जिस तरह से उनको उनकी भूमिहीन कर दिया गया है, उनको लूट लिया गया है, उनको बेघर कर दिया गया है, कुछ भी नहीं बचा है बेचारों का उनका। ये सारी चीजों को आज हिंदुस्तान में बदलने की जरूरत है। ये तो मैंने आपसे कही कि इस हिंदुस्तान को कैसे बचाना पड़ेगा, उसका एक आपको दर्शन दिया। अब ये होगा कैसे? ये काम, ये तीनों के तीनों काम आप और हम नहीं कर सकते। ये तीनों काम करने का अधिकार किसको दे रखा है? केवल केंद्र सरकार को। और केंद्र सरकार जो कर रही है वो आपके सामने है। तो अब तो एक ऐसी सरकार हिंदुस्तान में बनानी पड़ेगी जो प्रामाणिकता के साथ इन तीनों कामों को करे और भारत और भारतीयों को ऊंचा उठाने के लिए ईमानदारी से प्रयास करे। नहीं तो इस देश की हालत, मैंने कहा, एक छोटे छोटे लूट होने से सारी दुनिया में क्रांति हो रही है। भारत में सब कुछ लूट गया और हमको ऐसा लगता है तो ठीक है, ये तो होगा, ये तो लूट, तो हम ऐसे लाचार बेबस से होकर के बैठे हैं। इस पूरी दशा और दिशा को बदलने के लिए मैंने कहा एक देश के अंदर एक जुनून की आवश्यकता है, देश के अंदर एक पागलपन की आवश्यकता है, दीवानगी की। मैं अंतिम बात कह करके फिर आपके इलाज के ऊपर बात करता हूं। शेरविंद ने अपनी जीवनी में 3 पागलपनों की बात की। एक पागलपन उनका भगवान के लिए, एक पागलपन उनका सेवा के लिए, और तीसरा पागलपन देश के लिए। जरा क्या कहते हो? वो कहते हैं मेरे लिए देश मात्र एक जमीन, जल, जंगल, पहाड़, नदियां, वृक्ष ये नहीं। मेरे लिए मेरा देश मेरी माँ है। मेरे लिए मेरा देश मेरी माँ है, मेरी मातृभूमि है। मैं इसकी पूजा करता हूं। किसी की माँ की छाती पर बैठ करके कोई उसमें छुरा घोंपे, उसको नोचे, उसको लहलहान कर दे, तो उसका बेटा अपनी माँ का कत्ल अपनी आंखों के सामने देखेगा, अपनी माँ को बर्बाद होते हुए, अपनी माँ की इज्जत को तार तार होते हुए, अपनी माँ की उस तबाही को अपनी नंगी आंखों से देखेगा, या उस तबाही को खत्म करने के लिए आगे बढ़ेगा? आप सब कहेंगे बाबा ऐसे कैसा हो सकता है? तो आज हमारी भारत माता का खून पी रहे हैं कुछ बेईमान लोग, भारत माता को नोच नोच के खा रहे हैं कुछ गद्दार लोग, और लूट लिया है पूरा माता। अब ये भारत माता जर्जरित हो चुकी है, लहूलुहान हो चुकी है। 300 से ज्यादा देश के जिलों में तो नक्सलवाद, माओवाद की आग लगी है। हमारी रोटी पर, हमारे बेटी पर, हमारे देश पर, हमारे धर्म पर, हमारी संस्कृति पर, हमारे खेत पर हमला हो रहा है। ये लैंड एक्विजिशन एक्ट क्या हमारे खेत पर हमला ही तो है। हमारे खेत पर हमला हो रहा है, हमारे पेट पर हमला हो रहा है, हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत तार तार की जा रही है। कहां क्या बचा है इस हिंदुस्तान में? माना कि कुछ अच्छा भी हुआ, कुछ अच्छे लोगों के कामों से, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो चारों और विनाश हम देख रहे हैं, बर्बादी और तबाही देख रहे हैं, यदि हमने ये देखा तो इसका मतलब हम भारत माता की सच्ची संतान नहीं। अब सबको एक संकल्प लेना है कि हम अपनी आंखों के सामने ही हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर को बदलना है और भारत को दुनिया का सबसे प्रथम कोटि का राष्ट्र बनाना है। ये संकल्प आज लेकर के जाना। ये तो एक मैंने अंतिम बात कही देश के बारे में, ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो मरना पड़ेगा। तो अपने हाथों से हम देश को बना सकते हैं।
और उसकी ताकत आपके पास में है। दूसरी बात हमारी खुद की निर्माण की। राष्ट्र का निर्माण तो हमें करना है। अब अपने निर्माण के बारे में आते हैं। देखो भाई, हमारे जीवन में भी बहुत कमजोरियां हैं। अपना खुद आत्मनिरीक्षण करो, अपने अपने बारे में खुद सोचो। वाणी के स्तर पर कितनी भूल करते हैं, व्यवहार के स्तर पर कितनी भूल करते हैं। सुबह से शाम तक आपस में ही देखो, पति पत्नी, बाप बेटे के बीच में जो व्यवहार होता है उसमें कितनी तकरार होती है। तो अब कुछ आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई खास बातें, फिर इलाज से जुड़ी हुई बातें आपसे कहना चाहूंगा। तो आज एक बात तो ये संकल्प लेकर के जाओ कि मुझे अपने जीवन में कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे किसी को कष्ट हो या मुझे ही कष्ट हो। अपने शरीर में, अपने मन में कोई, अपने जीवन में कोई दुख होता है तो वो जो है बहुत कष्टदायी होता है, वो कोई नहीं चाहता। आप में से कोई भी व्यक्ति चाहता है कि किसी को कैंसर हो जाए? बोले बाबा कैंसर तो पड़ोसी को भी ना हो। जिसको एक बार कैंसर हो गया ना, मौत दिखती है उसको, चाहे करोड़ोंपति अरबोंपति आदमी। ये अलग बात है कि प्राणायाम करके गेहूं का जवारा, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम पी करके, गोमूत्र का पान करके लोग ठीक हो जाते हैं। आप रोज शिविरों में देखते हो। बोले बाबा जी हमने तो प्राणायाम किया और ये गेहूं का जवारा, ये ग्वारपाठा, गिलोय, तुलसी, नीम इनको पिया, गोमूत्र पी लिया और बाबा कैंसर हमारा ठीक हो गया। आप रोज सुनते हो। लेकिन आप में से कोई नहीं चाहता कि कोई बीमार हो, किसी को कैंसर हो जाए, किसी को बीपी हो जाए। अब बीपी हो जाए तो आदमी को चक्कर आते हैं। कैंसर तो मैंने कहा सामने मौत ही दिखती है, और बीपी हो जाए ना तो आदमी चलेगा ना, तो एक तो जैसे दारू पीता है तो आदमी के पैर इधर उधर पड़ते हैं, फिर एक जब बीपी हो जाता है तो आदमी के पैर इधर उधर पड़ने लगते हैं, फिर चक्कर आके गिरने लग जाता है, हो सकता है दिमाग के नस फट जाए, हार्ट अटैक हो जाए, किडनी फेल हो जाए। तो कोई भी नहीं चाहता बीपी बढ़े। अब ठीक है, प्राणायाम करोगे आप ऐसे, धीरे धीरे। ये जो प्राणायाम है ओम, ये 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमने कराया है। तो इससे करोड़ों लोग स्वस्थ हो रहे हैं। तो 10 करोड़ से ज्यादा लोगों पर प्रत्यक्ष रूप से और 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के ऊपर परोक्ष रूप से योग का प्रयोग करके हम इस निष्कर्ष के ऊपर पहुंचे कि जो ये प्राणायाम कर लेता उसको कोई रोग नहीं रहता। आप में से काफी तो ऐसे हैं जो प्राणायाम योगाभ्यास करना शुरू ही कर दिया है। कितने ऐसे भाई हैं जिन्होंने प्राणायाम योगाभ्यास शुरू कर दिया है? कभी कभी या रोज जो करते हैं हाथ उठाना, इसका मतलब काफी बड़ी संख्या में तो हैं जो कर रहे हैं। अच्छी बात है। अब जो नहीं कर रहे हैं वो करना शुरू कर दो। नहीं करोगे तो रोग होंगे। योग नहीं करोगे तो रोग को कोई दुनिया की ताकत रोक ही नहीं सकती। ये सीधी सीधी बात है। जब तक सूर्योदय नहीं होगा तो अंधेरा रहेगा। थोड़ा बहुत दिया दुया जला करके प्रकाश कर लो, अलग बात है। ऐसे ही जब तक आपके जीवन में योग नहीं होगा तो रोग रहेगा, दुख रहेगा, अशांति रहेगी, अज्ञान रहेगा, क्लेश रहेंगे और आपको जब उससे कष्ट आप उठाएं। इसलिए एक संकल्प तो ये ले लो कि सुबह सुबह सबको उठ करके योग करना है। बाकी दिन में अपना काम करो। किसान खेत में काम करे, अध्यापक पढ़ाएं, बच्चे पढ़े, माताएं बहनें अपना घर परिवार संभाले, सब अपना अपना काम करें दिन में। लेकिन सुबह सुबह क्या करना है सबको? योग। छोटी सी बात। अच्छा, थोड़ा 2-4 बातें और आपके घर से जुड़ी हुई। जैसे यहाँ बड़ी बीमारी क्या है? एक तो गोठे में दर्द रहता है, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द। ये सबसे बड़ी बीमारी है। गांव में सब लोग, सब घरों में बीमारी है। अब एक घर में 4-5 आदमी हैं तो 1-2 तो बुजुर्ग होते हैं, उनके गोडे दुखते ही दुखते हैं। और ये जब गोडे दुखने लगे तो बहुत कष्ट होता है। 2 कदम भी चलने में, बैठे बैठे ही दुखते रहते, चलना तो बहुत दूर की बात रही। और फिर ज्यादा ही दर्द हो जाता तो रात को पेन किलर लेके सोना पड़ता है, नहीं तो रात को नींद भी ना आए, न दिन में आराम न रात में आराम। ये दर्द परेशान कर देता है। अब ये दर्द कैसे दूर हो? इसके लिए एक तो हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर बना के रख लो। अब तो वैसे भी गर्मी जाने वाली है, अब सर्दी आने वाली है, तो इससे सर्दी भी नहीं लगेगी। क्या क्या बोला? हल्दी, मेथी और सौंठ 100-100 ग्राम लेके पाउडर कर लो। 2-2 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ खा लो, 2-3 ग्राम। जिनको और ही ज्यादा जोड़ों में दर्द हो, एक है ग्वारपाठे का जूस। ग्वारपाठा तो जानते हो ना सभी, ग्वारपाठा, घृत कुमारी, सबको पता है इसके बारे में। तो ग्वारपाठे का जूस पी लो। इसके कितने फायदे? इसका एक तो पेट के लिए बहुत फायदा है। जो ग्वारपाठे का प्रयोग कर लेता है उसका पेट ठीक रहता है, उसको महावारी की दिक्कत नहीं होती, उसको शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती। इससे इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, बार बार आदमी बीमार नहीं पड़ता है।
तो ग्वार पाठे का जूस, हल्दी, मेथी, सूंठ और लहसुन, 1-2 कली रात को पानी में भिगो दो, एक चीरा लगा के, और सुबह खाली पेट उसको खाना। ये कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। जो लहसुन नहीं खाते हो, फिर उनको दुर्गंध आता है, तो उनको हल्दी, मेथी, सूंठ और ग्वार पाठे का ही प्रयोग कर लें। देखो, कोई भी जोड़ों के दर्द की दवाई लेते हैं तो शरीर में गर्मी करती है, चाहे एलोपैथी के ले लो, चाहे आयुर्वेद के ले लो, चाहे हल्दी खा लो, हल्दी भी गर्मी करती है, मेथी भी गर्मी करती है, सूंठ भी गर्मी करती है। लेकिन जो मैंने ग्वार पाठे का जूस बताया, ये गर्मी नहीं करता, ये खास बात है। बल्कि जोड़ों का दर्द जिनको, उनको तो गर्म पानी में ले लेना चाहिए। अब ये छोटी छोटी बातें कुछ बता रहा हूं, इसको बोलते हैं घरेलू उपचार, अपने घर में इलाज कर सकते हो आप। तो ग्वार पाठे का जूस ये पीने में भी कोई खराब नहीं लगता है, पानी में मिला करके पी लो। ऐसे भी जब घर में निकालो तो जो उसका पत्ता है उसको काट करके रात को रख दो, उसमें से पीला पीला पानी निकल जाएगा। वो पीला पीला पानी जो है ना, किसी किसी को जो है दिक्कत करता है, वो तो उससे थोड़ा कड़वा भी लगता है और इससे किसी को उल्टी भी हो जाती है। तो आप ग्वार पाठे का जूस, ये पेट की सब बीमारियों के लिए, गैस के लिए, एसिडिटी के लिए, और ये जो मैंने आपको बता दिया हल्दी, मेथी, सूंठ और लहसुन। ज्यादा जोड़ों में दर्द हो तो चंद्र प्रभावटी, शिलाजीत, रसायन आयुर्वेद की कुछ दवाई देते हैं, जो अपने पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों में भी उपलब्ध कराते हैं। इसका मतलब यही होता है कि आप उन दवाइयों का प्रयोग करके अपनी बीमारियों को आप ठीक कर सकते हो। खैर, ये तो जोड़ों के दर्द के लिए मैंने बताया। प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। जोड़ों में दर्द इसलिए होता है क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ जाता है, इसलिए होता है क्योंकि ESR बढ़ जाता है। जोड़ों में दर्द इसलिए होता है क्योंकि RA फैक्टर पॉजिटिव हो जाता है। जोड़ों में दर्द इसलिए होता है क्योंकि ऑस्टोब्लास्ट, ऑस्टोक्लास्ट सेल्स, जो हड्डियों की मूल कोशिकाएं हैं, वो गड़बड़ हो जाती है। तो इसमें प्राणायाम बड़ी मदद करता है। तो ये कपालभाति या अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम जरूरी है। अनुलोम विलोम तो सारी नस नाड़ियों को ठीक करता है और कपालभाति पेट को ठीक करता है। पेट से ही हड्डियों के लिए कैल्शियम, मसल्स के लिए प्रोटीन, खून के लिए जो है आयरन, सारे शरीर की खुराक पेट से जाती है। इसलिए पेट का ठीक होना, नस नाड़ियों का ठीक होना जरूरी है, और दिमाग का। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम से सारी नस नाड़ियां और दिमाग, और कपालभाति से सब पेट और शरीर की सारी चीजें, सारा स्ट्रक्चर ठीक हो जाता है। ये 2 प्राणायाम तो सब कर लिया करो। ज्यादा योग ना भी याद हो, ये बच्चों को 5-5 मिनट, बड़ों को 10-15 मिनट। जो बहुत ज्यादा बीमार हो, ज्यादा भी कर ले। मैंने तो देखा गला सड़ा, पूरा बेकार शरीर में बड़ी बड़ी गांठें हो गई थी, पूरे शरीर में पस निकल रहा था, चला फिरा नहीं जा रहा था, आदमी भी एकदम लाचार होकर के बैठ गया था। डॉक्टरों ने कह दिया था, तो 2-3 महीने में तेरी मौत ही हो जाएगी। ऐसे लोगों को भी हमने ठीक किया। सब आपने बार बार टीवी पर देखा है, सुना है इन सब के बारे में। ये जग जाहिर बात है, इसके के लिए कोई आपको प्रमाण देने की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष के प्रमाण। एक तो जोड़ों के दर्द के लिए बताया। दूसरा मैंने कहा, ज्यादा एसिडिटी की बीमारी होती है, सुबह पानी पी लिया करो। सुबह पानी पीने से पेट की और एसिडिटी की बहुत सी बीमारियां, खट्टे डकार आदि आना, आंखों की बीमारी, बालों की बीमारी, चमड़ी की बीमारी, किडनी की बीमारी, सुबह उठ करके पानी पी लो। सुबह उठ के पानी पीना, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना, दूध के साथ कभी नमक नहीं खाना। ये छोटी छोटी बातें हैं। और एक बात बहुत खास है, ये इलाज तो क्या, हमारे पहले इस बात को बहुत लोग पहले जीते ही थे, किसी को समझाना नहीं पड़ता, तक समझाना पड़ता है। जो लोग गुस्सा करते हैं, सुन लो जरा, जो लोग गुस्सा करते हैं, जो लोग बात बात में नाराज हो जाते हैं, जो लोग बहुत नकारात्मक सोचते हैं, जो निराश रहते हैं, उनको बहुत बीमारियां हो जाती हैं चिंता से। सुन लो, ये बहुत से लोग तो इसी में मारे जाते हैं। कुछ बहू के बारे में चिंता करें, कुछ बेटा बेटी के बारे में चिंता करें, कुछ माताएं बहनें अपने पतियों के बारे में चिंता करें। जो चिंता करते हैं ना, एकदम सूख जाते हैं। गांव में बोलते भाई चिंता से सूख रहा है, ये चिंता से सूख गई। और कोई ज्यादा ही कमजोर हो, बोले तेरे कौन सी चिंता लाग रही है। इसको चिंता को अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रेस, तनाव। बोले भाई स्ट्रेस से सब बीमारियां होती हैं। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए एक तो प्राणायाम करना, और दूसरा एक सीधी सी बात है, खुश रहो। मैं देखो कुछ लोग ना यूं परेशान से रहते, बोले बाबा हमारे तो कर्म ही खराब है, हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमारे तो भाग्य ही खराब है। अरे भाई तेरी किस्मत खराब होती, तेरे भाग खराब होते हैं, तो तुझे भगवान आदमी नहीं बनाता, तो कीड़ा मकोड़ा गधा घोड़ा बनाता।
मक्खी मच्छर बना देता, उड़ता फिरता कहीं कोई भी मार देता। अब बताओ, मच्छर बैठते ही एक थोड़ा सा खून पे एल मार देता आदमी, इतनी सी देर लगती। अब तुम्हें कोई मार सकता? तो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ प्राणी क्या है धरती पर? इंसान, आदमी। ठीक है। अब यहां जब आया तो बेटी क्षमा, वीनस और विपिन ने 1-1 रुपए इकट्ठा करके ये दान दिया। बोले बाबा जी आपने कहा था रोज 1-1 रुपए देश के लिए निकालो। उन्होंने 1-1 रुपए भी निकाल लिया, लेकिन मुझे लगता है किसी दिन अपने पिता को कहा बाबा ज्यादा दान करो, हम बाबा जी के पास जा रहे हैं, तो किसी दिन 500 रुपए भी निकाल लिए। एक बार इन बेटियों के लिए, तीनों बेटियां इधर मेरे सामने बैठी हैं, खड़ी हो जाना एक बार। इन तीनों बेटियों के लिए एक बार बहुत बहुत आशीर्वाद। हमने कहा, और इन्होंने ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के आपस में देश के लिए मदद करें तो हमारा हिंदुस्तान खूब आगे बढ़ेगा। उसका प्रतीक रूप से इन बेटियों ने ये जो है यहां पर ये सेवा दी। एक बार बहुत बहुत आशीर्वाद इन बेटियों के लिए। हम दवाइयों के बारे में तो आप टीवी पर भी सुनते रहते हो, योग करते रहते हो, योग से ही सारे रोग मिट जाते हैं। फिर कोई बड़ी बीमारी है तो उसके लिए, जैसे मैं कह रहा था, सिर में दर्द, अनुलोम विलोम कर लो, गाय का घी नाक में डाल लो, कुछ घरेलू उपचार में बताता रहता हूं। डैंड्रफ है तो आप जो है नारियल का तेल और उसमें दही और जो है सुहागा डाल लो, और एक चम्मच नीम के पत्तों का रस, 1 चम्मच नीम के पत्तों का रस, सुहागा, दही, नारियल का तेल 1-1, 2-2 चम्मच मिलाकर के सिर में लगा लिया, धो लिया। 1 से 3 बार करना पड़ेगा, सारा डैंड्रफ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही जो दांतों की बीमारी, उसके लिए हम मंजन बताते हैं, घर में ही बताते हैं कि आप हल्दी और नमक खाली सरसों के तेल में लगा करके ही अपने मसूड़ों पर मसाज करो, मालिश करो, तो उससे आपके मसूड़े ठीक हो जाते हैं। छोटे छोटे उपाय हम, जैसे जोड़ों के दर्द के लिए भी मैं बता रहा था, ऐसे अलग अलग बीमारियों के लिए कुछ कुछ अलग अलग जड़ी बूटियां, हमको ऐसा लगता है बड़ी बड़ी जो दवाइयां हैं बड़े बड़े अच्छे अच्छे पैकिंग में आएंगी तो ये हमारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। बड़े ब्रांड का, पैकेजिंग का, इसका आकर्षण, इससे दूर रहो, वास्तविकता को समझो। तो वास्तविकता तो यह है कि हमारे आसपास जो जड़ी बूटियां, इनमें बड़ी ताकत होती है। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी रोज आस्था के माध्यम से बताती है किस किस जड़ी बूटी में क्या क्या ताकत है, क्या क्या शक्ति है। तो जड़ी बूटियों का प्रयोग करना, योग का प्रयोग करना, आयुर्वेद का उपयोग करना अपने जीवन में। और कभी पहली बात तो योग करोगे तो बीमार होगे नहीं, बीमार हो भी गए तो जड़ी बूटियों से, आयुर्वेद से, उससे अपने आप को जो है स्वस्थ बनाना। कॉस्मेटिक के तौर पर, फूड सप्लीमेंट के तौर पर, ताकत की दवाइयों के तौर पर भी आयुर्वेद को अपनाना। इस तरह से आप इतना ही करेंगे तो भी इस देश की बहुत बड़ी सेवा होगी और ये देश अपनी मूल धारा में फिर से लौटेगा, अपनी मूल संस्कृति में फिर से लौटेगा और देश आगे बढ़ेगा। हमारा यही संकल्प है, व्यक्ति निर्माण हो, राष्ट्र निर्माण हो, स्वस्थ भारत हो, समृद्ध भारत हो और व्यक्ति और राष्ट्र के निर्माण के साथ एक नए युग का निर्माण हो। हर एक मानव महामानव बने, इंसान प्रथम कोटि का इंसान बने और भारत प्रथम कोटि का राष्ट्र बने और योग और स्वाभिमान के रास्ते पर चल करके हम इस देश को आगे बढ़ाएंगे, खुद को भी आगे बढ़ाएंगे, खुद को भी बचाएंगे, देश को भी बचाएंगे। यहां पर आप इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धापूर्वक आए, मैं आपका एक बार बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। अपने इस कार्यक्रम के लिए जिन जिन भाइयों ने सहयोग किया, भाई हरीश जी ने इस आयोजन के लिए सबसे बड़ा सहयोग किया, भाई हरीश जी का एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है, सबकी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। एक बार सभी कार्यकर्ताओं का और भाई कश्मीर शर्मा जी का एक विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और आप सब भाई बहनों को, सब संत महापुरुषों को, सब बड़े बुजुर्गों को जिन्होंने यहाँ आकर के इस आयोजन के लिए जिन्होंने सहयोग प्रदान किया, एक बार सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी खड़े होकर के बोलेंगे बोले भारत माता की। दीपावली भी हमारे अग्नि पर्व है, ज्योति पर्व है। आजकल हमने उसको प्रकाश पर्व को प्रदूषण पर्व बना दिया। अब कहाँ प्रकाश पर्व की, ज्योति पर्व की जो है वो शारदीय न सश्रेष्ठी उसका जो है नाम है। अब हमने यज्ञों की परंपरा छोड़ करके, जो कि प्रदूषण से मुक्ति दिला करके इस संसार को दिव्यता से, सुख से भरने की परंपरा थी, हमने कहा उस प्रकाश पर्व को हमने प्रदूषण पर्व बना दिया। तो हम स्वस्थ जो हमारी परंपराएं हैं, मूल परंपराएं हैं हमारी, सृष्टि के आदिकाल से हमारे पूर्वज इन्हीं परंपराओं के आधार पर चले और आज तक करीब 1,96,68,13,111 वर्षों से ये धरती सुरक्षित है। तो इसके पीछे अपने पूर्वजों ने कितना तप किया है,
जिस तरह से आज हम बढ़ रहे हैं, यदि ऐसे ही वो चलते तो आज इस रूप में हमको धरती नहीं मिलती, इस रूप में हमको ये जो है वातावरण नहीं मिलता। पिछले 2 अरब वर्षों में जितना इस धरती को प्रदूषित नहीं किया, उतना प्राकृतिक वैज्ञानिक मानते हैं कि 50 वर्षों में हमने इस धरती को प्रदूषित कर दिया। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम आगे एक बहुत अच्छी दुनिया अपने आने वाली पीढ़ियों को छोड़ करके जाएं। उन जो हमें विरासत में मिला है उसको हम और सुंदर बनाएं। और ये सारी धरती, ये सारा ब्रह्मांड तो भगवान का ही स्वरूप है। इसको हम जितना सुंदर बनाएंगे, मान उतना ही हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। ये सारा आकार उसी निराकार ने लिया है। तो हम वो भी दिन जल्दी देखना चाहते हैं जब देश के 121 करोड़ लोग धनवान हो और एक भी हमारे देश में दरिद्र ना। जो हम प्रार्थना करते थे सुखी बसे संसार। और कई वर्षों से क्रम चल रहा है कि हम हरिद्वार में जो प्राचीन परंपरा से, ऋषि परंपरा से, जो दीपावली पर जैसे अपने पूर्व सृष्टि के आदिकाल से यजन करते थे, वही परंपरा से हम पतंजलि योगपीठ से यज्ञ करते हैं। और देश के करोड़ों लोग हमारे साथ में अपने घरों में रह करके यजन करते हैं और अपनी मूल संस्कृति से जुड़े हुए। एक बार पुनः सबको आमंत्रण देते हुए कि दीपावली पर भी पतंजलि योगपीठ से आप हमारे साथ आस्था के माध्यम से यजन करेंगे। आप सबको बहुत बहुत पुनः